एक दो जरूरी सवाल हैं जिनका जवाब देना मुझे लगता है कि देना चाहिए। एक भाई ने सवाल किया है कि ये सब चैनल के सामने अपन कुछ नहीं बोल सकते क्या, टेलीविजन के चैनल के बारे में। हम बराबर बोल सकते हैं और बोलना चाहिए, और हम बोल भी रहे हैं। मैं आपको मेरी जानकारी दूं, इस समय मैं एक केस लड़ रहा हूं सारे विदेशी टेलीविजन चैनल और दूरदर्शन के खिलाफ। पहले ये केस मैंने किया था प्रेम कुमार की अदालत में दिल्ली में, और प्रेम कुमार जी ने 3 जुलाई 1996 को फैसला सुनाया हमारे पक्ष में। और प्रेम कुमार जी का ये फैसला है कि सारे विदेशी चैनल बंद कर देने चाहिए। और उसके ऊपर ये जो दूरदर्शन है, दूरदर्शन के बारे में प्रेम कुमार जी का ये कहना है कि दूरदर्शन पर चित्रहार जैसे कोई भी कार्यक्रम नहीं आने चाहिए जिसमें सेक्स की वल्गैरिटी और ऑब्सिनिटी इतनी दिखाई जाती है। तो हमको ऐसा लगता था कि जैसे ही ये फैसला आएगा सारे देश में लागू हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये विदेशी टेलीविजन कंपनी चलाने वालों की लॉबी बहुत मजबूत है। उनमें रूपर्ट मर्डोक है, स्टार टीवी का मालिक है, उनमें जी टीवी का मालिक है, उसमें एटीएन वाले हैं, ये अमिताभ बच्चन है। तो इन्होंने सबने क्या किया कि जैसे ही प्रेम कुमार की अदालत में हम ये केस जीते, ये सब लोग हमारे खिलाफ एक साथ मिलकर हाई कोर्ट में चले गए। और हाई कोर्ट में अभी वो केस चल रहा। हाई कोर्ट में मुझे दूसरा आश्चर्य तब हुआ कि ये सारे क्रिकेट लोगों के साथ भारत सरकार भी हमारे खिलाफ खड़ी। और आप ये जान लीजिए कि इन विदेशी टेलीविजन कंपनियों की तरफ से वकील के रूप में कौन कौन है। आपको मैं नाम बनाऊं? हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वकील सोली सोराब जी, वो विदेशी कंपनियों की तरफ से हमारे खिलाफ केस लड़ रहा हाई कोर्ट में दिल्ली में। और सोली सोराब जी के साथ पीएन लेखी, सारे दिग्गज वकील, ये सब विदेशी कंपनियों की तरफ से लड़ रहे हैं। और हमारे पास दुर्भाग्य से कोई वकील नहीं है क्योंकि पैसा नहीं है। हम आपको सच बता दें, और हमारा केस हम खुद लड़ रहे हैं। लोअर कोर्ट में भी मैंने ही बहस की थी, प्रेम कुमार जी के यहां हमारे दोस्तों ने बहस की थी। कभी मैं जाता था, कभी मेरे दोस्त जाते थे। और हाई कोर्ट में भी ऐसा ही चल रहा है, कभी मैं जाता हूं, कभी मेरे दोस्त जाते हैं। उसके बावजूद अब तक जितनी सुनवाई हुई है, इतने सारे दिग्गज वकीलों के उनके पाले में होने के बावजूद हमें उम्मीद है कि फैसला हमारे पक्ष में आने वाला। क्योंकि जो तर्क हमने दिए हैं वहां कोर्ट में, उन तर्कों का जवाब ना तो सोली सोराब जी दे पाए हैं, ना दीपांकर भट्टाचार्य दे पाए हैं, ना ये पीएन लेखी। मानता हूं रावण चाहे जितना शक्तिशाली हो, चाहे जितने राक्षस हो, सत्य की विजय होती, ऐसा मुझे लगता। तो हाई कोर्ट में हम ये केस चला रहे हैं, लड़ रहे हैं। अगर हाई कोर्ट में फैसला हमारे पक्ष में आया तो हमारी कोशिश ये होगी कि वो कानून बनके पार्लियामेंट से लागू हो। इस बीच में अगर वो लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने की तैयारी है हमारी, और इस केस को हम छोड़ने वाले नहीं हैं। इसमें एक दूसरा काम हमने और शुरू किया है इसी बीच में, कि ये जो केबल टीवी ऑपरेटर्स हैं जो चलाते, वो हमारे ही अपने भाई हैं। स्टार टीवी विदेशी कंपनी, लेकिन स्टार टीवी का चैनल चलाने वाले अपने ही भाई। तो अभी बंबई, दिल्ली में मैंने एक सम्मेलन किया था, केबल टीवी ऑपरेटर्स का एसोसिएशन है, उनका मैंने सम्मेलन किया था। और उन भाइयों को मैंने गुड सेंस में अपील की थी कि भाई तुम्हारे भी बच्चे हैं, मेरे भी छोटे भाई बहन हैं, हम सबके घर अगर बर्बाद हो रहे हैं आपके इस धंधे से, तो आप क्यों ना ऐसा फैसला करें कि हम ये धंधा छोड़ दें। तो उनमें आपको मैं खुशी की बात बताऊं कि 60% से ज्यादा केबल टीवी ऑपरेटर्स कहते हैं कि राजीव भाई, जिस दिन हमको लगेगा कि आप लड़ाई हार गए हाई कोर्ट में, उस दिन हम ये धंधा छोड़ देंगे। तो उनकी तरफ से हमको आश्वासन है। और उन्होंने ही हमको कहा कि बंबई का केबल टीवी ऑपरेटर्स का जो एसोसिएशन है, उसकी भी जल्दी आपकी एक मीटिंग हम करवाएंगे, और उनके साथ भी हम ये बात करने वाले हैं, डायलॉग करने वाले हैं। तो उन भाइयों को अगर हम हमारे साथ कन्विंस करा सके तो इन विदेशी कंपनियों की हम जड़ खोद देंगे, इतना हमको मालूम। तो ये लड़ाई में हम सारे चैनलों के खिलाफ लड़ सकते हैं, बोल सकते हैं। इसमें आपकी मदद चाहिए। आप क्या मदद कर सकते हैं? हरि भाई अखबार के एडिटर हैं। आप अगर सब लोग तय करें तो कम से कम 500,000 लेटर्स टू एडिटर लिख सकते हैं, संपादक के नाम जो चिट्ठी जाती है। उसमें यह विदेशी टेलीविजन का मामला ले लीजिए। कभी कभी कोई खबर ऐसी बन सके तो हरि भाई जैसे लोगों की मदद से अखबारों में छपवाइए टीवी के खिलाफ। तो उससे क्या होता है कि जो जज बैठा है फैसला देने वाला, वो भी अखबार पढ़ता है, और
खबर से वो प्रभावित होता। तो अगर जगह जगह ऐसा कुछ होना शुरू हो जाए तो जज के दिमाग में ये सब बातें बैठेंगी जब वो फैसला सुनाएगा। तो हम में से हर एक व्यक्ति ये कर सकता है। जितने अखबारों में आप लेटर्स टू एडिटर लिख सके लेटर्स टू एडिटर लिखिए, जितने अखबारों में न्यूज आइटम के रूप में ये खबर छप सके वो खबर के रूप में छपाइए, या और तरीके आप उसके ढूंढिए, वो आप कर सकते हैं। और ये आपकी हमारे लिए बड़ी मदद होगी। और फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि ये जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, इस लड़ाई में आप हमें सहभाग दें, वो एक ही तरीका है कि आप टीवी बंद रखें। तो आप जो है इस लड़ाई में हमारी बड़ी मदद। वस्त्र अगर हम धारण करें तो नतीजे जानते हैं क्या? हिंदुस्तान में जितना कपड़ा बिकता है उस कपड़े में सिर्फ 1% कपड़ा कॉटन का बिकता है, खादी का 1%, 1%। 99% कपड़ा सिंथेटिक बिकता है, इंपोर्टेड यार्न का बिकता है। 1% खादी बिकता है तो हिंदुस्तान के 15 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। मैं सपना देखता हूं कि अगर 100% खादी बिकना शुरू हो जाए तो 1500 लाख लोगों को रोजगार मिल सकता है। माने हिंदुस्तान की सरकार कहती है कि कुल बेरोजगारी 12 करोड़ की है, 15 करोड़ लोगों को रोजगार तो हम दे सकते हैं अगर हम खादी पहनना शुरू कर दें। तो इसलिए भी खादी पहनिए कि 15 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है, और इसलिए भी खादी पहनिए कि सबसे ज्यादा अहिंसक पद्धति से बनने वाला कपड़ा है वो। गांव-गांव के लोगों को रोजगार ही नहीं देता, पूरे अहिंसक पद्धति से बनता है, क्योंकि कपास उत्पादन, उसके बाद सूत बनाना, उससे कपड़ा बनाना एकदम अहिंसक पद्धति है। और जितने ये टेरेलिन, टेरिकॉट, सिंथेटिक कपड़े सब हिंसक पद्धति से बनते। तो हमारी संस्कृति बचे, 15 करोड़ लोगों को रोजगार मिले। और मैं उसके भी आगे कहता हूं कि खादी के साथ साथ अगर ग्रामोद्योगी सामान खरीदना हम शुरू कर दें तो और 15 करोड़ लोगों को रोजगार मिल सकता है। 30 करोड़ लोगों को रोजगार देने की क्षमता है खादी और ग्रामोद्योग में। तो आप अपने घर घर में खादी पहने। अगर आप 100% खादी पहने मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन कोई ये भी कह सकते हैं कि एकदम ये नहीं हो सकता, तो आप कम से कम एक कपड़ा खादी का खरीदिए। अगर आप एक कपड़ा भी खादी का पहनेंगे तो 50 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। तो हम खादी इसलिए नहीं पहन रहे हैं, खादी इसलिए पहन रहे हैं कि देश के लाखों करोड़ों को रोजगार दे रहे हैं, और ये रोजगार देने की क्षमता यहीं पर है और कहीं दूसरी जगह है नहीं। तो दूसरा सवाल है, एक भाई ने कहा है कि आज के लालची नेताओं से आजाद होने के लिए हमें क्या करना चाहिए। मैंने अपने भाषण के अंत में प्रतीक रूप में यही कहा था कि आज के लालची नेताओं से बचने के लिए हमको कुछ नहीं, एक एक पत्थर का टुकड़ा उठाइए और मारना शुरू कर दीजिए। वो ही एक तरीका है इन आज के लालची नेताओं से बचने का। और एक एक पत्थर का टुकड़ा उठा के मारने की बात जब मैं करता हूं तो उसका गहरा मतलब है। उसका मतलब यह है कि इन नेताओं को फूल मालाएं हम ही डालते हैं, इन नेताओं के लिए जय जयकार हम ही करते हैं, इन नेताओं के लिए चंदा जुटाने का काम हम ही करते हैं, इन नेताओं को वोट डालने का काम हम ही करते हैं। ये सारे काम आप बंद कर दीजिए, ये ऊपर आकाश से जमीन पे औंधे मुंह आ जाएंगे, इतनी गारंटी मैं आपको दे सकता हूं। ये छोटा सा उदाहरण है जो अभी ताजा ताजा। ऐसा ही एक बार और भी हुआ था। कारगिल एक कंपनी नमक बनाने के लिए आई गुजरात, और हमको पता चला तो कुछ गांधीवादी लोगों ने आंदोलन किया उसके खिलाफ। मैं भी पहुंच गया, मुझे कोई जानता नहीं था गुजरात में, मैं गुजरात में किसी को नहीं जानता, लेकिन पहुंच गया, पता चला कि कारगिल के खिलाफ आंदोलन है। तो वहां पहुंचा तो लोगों से मैंने पूछा कि क्या करने वाले हैं, कि आंदोलन करेंगे, इस कंपनी को भगाना है। तो मैंने कहा ठीक है, मेरा नाम भी लिख लीजिए उसमें। अब हम निकले वहां से अहमदाबाद से, तो गांधी धाम पहुंचे जहां पे कारगिल का वो बनने वाला था। तो मैंने पता किया कि वो कारगिल आ कहां रहा है, कंडला बंदरगाह है गांधी धाम के पास। तो कंडला बंदरगाह के सामने एक वेट है, द्वीप है, सतसाइडा वेट, और वो करीब 70,000 हेक्टेयर का है। तो चिमन भाई पटेल की सरकार ने वो पूरा का पूरा द्वीप कारगिल कंपनी को दे दिया। और पता किस भाव में दिया? 15 पैसे स्क्वायर फुट में। हमने पता किया कि इसके पीछे का रहस्य क्या है, तो खोजते खोजते इस नतीजे पर पहुंचे कि चिमन भाई पटेल का एक लड़का है, उस लड़के ने कारगिल कंपनी से जॉइंट वेंचर किया है, और इसलिए 15 पैसे स्क्वायर फीट में उन्होंने जमीन दे दी है। और वो जमीन पर कारगिल कंपनी का कारखाना लगेगा। फिर कारगिल कंपनी क्या है इसके बारे में पता किया तो पता चला कि वो अमेरिका की सबसे बड़ी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी,
और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो कानून होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि आप अगर जानना चाहो कि ये कंपनी क्या करती है तो वो कंपनी अगर नहीं चाहे तो बताएगी नहीं। आप पूछ नहीं सकते कि हम क्या करें। तो मैंने कहा कि भैया ये सतसैड़ा वेट पे कारगिल वाले क्यों आ रहे हैं? बहुत दिन दिमाग घुमाते रहे। एक दिन उसका जवाब मिला कि सतसैड़ा वेट पर ही क्यों आ रहे हैं, गुजरात में और कहीं जगह क्यों नहीं जा रहे हैं? मुंद्रा है, मांडवी है, कच्छ में किसी और गांव में जा सकते हैं, सांतलपुर वगैरह है जहां नमक बनता है, लेकिन वहां नहीं जा रहे, वहीं पे आ रहे। जवाब मिला कि सतसैड़ा वेट से पाकिस्तान का कराची 100 नॉटिकल माइल पे है बस। और उस दिन दिमाग में सारा पिक्चर साफ हो गया कि ये क्यों आ रहे हैं कच्छ में। ये इसलिए आ रहे हैं कि अब गुजरात को कश्मीर बनाना है। और अमेरिका के रिश्ते पाकिस्तान से कितने अच्छे हैं ये आप भी जानते हो।